रेडियोलॉजी एक जो फील्ड है वो क्या होती है? ये एक क्लिनिकल सपोर्टिंग डिसिप्लिन है। सभी का पहला इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड होता है। सीटी स्कैन पेट से रिलेटेड समस्याओं के लिए ज्यादातर गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। कैंसर चाहे पेट का हो, चेस्ट का हो, नेक का हो, कहीं के भी उनकी स्टेजिंग में सीटी स्कैन हेल्प करता है। सीटी स्कैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। ब्रेन की अगर आप बारीक जो भी हमारी डिजीज को हम जानना चाहते हैं तो एमआरआई का रोल है। 40 साल के ऊपर साल में एक बार एक मेमोग्राम करा लेना चाहिए, उसका लाइफ सेविंग रोल है। ब्रेस्ट कैंसर, प्रेग्नेंट वुमेन पे अगर हम आते हैं एक बार तो कई बार होता है कि सीटी स्कैन करने के लिए उनको मना किया जाता है। समटाइम्स यू हैव टू चूज बिटवीन द लाइफ ऑफ द मदर और द चाइल्ड। एक और बात होती है एमआरआई से रिलेटेड कि हमें यूजुअली कहा जाता है, इवन एक्सरेज में होता है कि मेटालिक जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हटाने को बोलते हैं। कई सारे पेशेंट तो घर 9:30 बजे अगर अब हमारे पास 10 बजे आए हैं तो 8 बजे से वो पानी पी रहे हैं अच्छा। और उसके बाद यूरिन नहीं गया और उनका ब्लैडर इतना फुल्ली डिस्टेंडेड है कि दे कांट स्टैंड फॉर ए मिनट। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इशिता सिंह और आपका स्वागत है हमारे शो जनहित में जारी में। अच्छा, डॉक्टर के कहने पे हम अक्सर जाके सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे करा तो लेते हैं, पर क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि ये जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं जो लोग, जो एक्सपर्ट्स इनके पीछे हैं, जो एनालाइज करते हैं रिपोर्ट्स को, वो प्रोफेशन कैसा होता है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है एंड उनको कहा क्या जाता है? सो आपकी जानकारी के लिए जो एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या एक्सरेज जो ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जो इसमें एक्सपर्टीज हासिल किए हुई है जिन्होंने, उनको रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब इस प्रोफेशन के बारे में हम लोगों को बहुत जानकारी नहीं रहती है। यूजुअली हम जाते हैं, टेस्ट करा के आ जाते हैं एंड दैट्स इट। बस आज हम कोशिश करेंगे कि एक बार इस प्रोफेशन के बारे में भी जाने कि वो एक्सपर्ट्स कौन हैं जो इतने टेस्ट जो हमारे हर एक डायग्नोसिस में काम आते हैं, वो टेस्ट कौन कंडक्ट कर रहा है, उसके पीछे की ट्रेनिंग कैसी है, जो अलग अलग मशीन्स हैं वो कैसे यूज होती है। तो आज बस हम यही जानेंगे एंड इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय बाना, जो बाना इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के फाउंडर हैं और इनकी एक ब्रांच लखनऊ में है और एक रायबरेली में है। इनका 28 साल का एक्सपीरियंस है एंड आई डोंट थिंक सो इनसे बेहतर कोई इंसान होगा जो हमें रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजी के बारे में जानकारी दे सके। हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बाना। थैंक यू शिता, थैंक यू वेरी मच। चलिए तो हाँ जी, चलिए सर, वी आर ग्लैड कि आपको आके अच्छा लगा। तो डॉक्टर बाना, हम शुरू इसी बात से करते हैं कि जो ये रेडियोलॉजी एक जो फील्ड है हमारे मेडिकल सेंटर पूरे फील्ड में, वो क्या होती है एंड जो रेडियोलॉजिस्ट होता है उसका एग्जैक्टली काम क्या होता है एंड कितना इम्पोर्टेंस है एक रेडियोलॉजिस्ट का और रेडियोलॉजी का ये पूरे मेडिकल फील्ड में? ये बेसिकली रेडियोलॉजी जो है या रेडियो डायग्नोसिस कहते हैं हम या मेडिकल इमेजिंग कहते हैं, ये एक क्लिनिकल सपोर्टिंग डिसिप्लिन है and it is a very very important discipline. So हम लोग का काम बेसिकली ये है कि जो हमारे क्लिनिकल फेलोज हैं, चाहे मेडिसिन वाले, सर्जरी, गायनी, जीआई फिजिशियन, सुपर स्पेशलिस्ट, न्यूरो, ऑल काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ डॉक्टर्स के पास जो पेशेंट्स हैं उनको बेहतर से बेहतर उनकी डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, फाइनल डायग्नोस्टिक तक पहुंचाना या कई बार उन्हें एक प्रोबेबल डायग्नोस्टिक पॉसिबिलिटी बताना। तो ये सब काम रेडियोलॉजिस्ट का है। अगर कोई पेशेंट फीवर से आया है तो किस काइंड का फीवर हो सकता है, पेट में दर्द है उसके क्या कारण हो सकते हैं, इसी तरह इन्यूमरेबल जो है हम डायग्नोस्टिक सपोर्ट उनको क्लिनिशियंस को करते हैं, जिससे पेशेंट का एक फाइनल डायग्नोसिस बनता है, उसका ट्रीटमेंट बेहतर से बेहतर हो सकता है। ओके अच्छा, तो ये जो हर अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, जैसे एमआरआई होता है, एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो इसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज होते हैं और आम जनता की तरह से अगर बात करूं तो हम जाते हैं, टेस्ट करा के आ जाते हैं और कई प्रॉब्लम्स भी हमें पता चलती है, कई मिथ्स भी हैं जिस पे हम आगे बात करेंगे, बट हम उन मशीन्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते। तो अगर आप हमें बता सकें कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं, जो टूल्स जो यूज होते हैं, ये क्या इनके अलग अलग यूसेज हैं एंड क्या खासियत है एक एक टूल की? देखिए, जो भी टूल्स हैं हमारे, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, मैमोग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी को ज्यादातर तो हम एज ए डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की तरह से इस्तेमाल करते हैं, बट उनका एक दूसरा इम्पोर्टेंट रोल स्क्रीनिंग में भी आता है।
Okay. स्क्रीनिंग जहाँ जनरल हेल्थ चेकअप की बात हो रही है, या आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन व्हेन विल कम टू द पॉइंट। आप देखिए एक्सरे का तो बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, काफी पुराना भी है आज की तारीख में। तो जनरली चेस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं या बोन्स में फ्रैक्चर्स में, यहाँ पे तो एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, उससे हमें निमोनिया का पता चल जाता है, किसी पेशेंट को खांसी है, बुखार है, टीबी है, तो उसका एक आइडिया हो जाता है। उसका ये रोल है, या ट्रॉमा में फ्रैक्चर्स वगैरह में उसका रोल है। ठीक है, तो इसके अलावा जब हम अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं तो अल्ट्रासाउंड इज ए वेरी गुड बेसिक इन्वेस्टिगेशन, अगेन ए बेसिक इन्वेस्टिगेशन। Okay. इट हेल्प्स यू लॉट इन एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स, लाइक गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए तो ये एकदम मैजिकल है। Okay. दिस इज द बेस्ट, एंड इवन सीटी स्कैन कैन नॉट सी बट अल्ट्रासाउंड कैन सी। Can see, हाँ. सो इस तरह की चीज़ों में, या आपके जो पेट में और भी ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड कोई भी किडनी से रिलेटेड समस्या, तो सभी का पहला इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड होता है। Okay. So we perform ultrasound, either we reach to a conclusive diagnosis or a probable diagnosis, or sometimes we need to go to a higher investigation. Okay. अच्छा, अल्ट्रासाउंड का दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ऑब्स, यानी प्रेगनेंसी वाले केसेस में ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजिकल इमेजिंग में जो लेडीज से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उसमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। वो बहुत ही हाईली स्पेसिफिक है, और मतलब उसकी जो है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों बहुत अच्छी हैं। तो यूट्रस, ओवरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में 3 या 4 अल्ट्रासाउंड फिक्स्ड पैरामीटर अल्ट्रासाउंड्स होते हैं कि तब ये होगा, तब ये होगा, तब ये, और उसमें कलर डॉपलर भी होता है। और एक हम उसमें अराउंड 20 वीक्स पे टीफा करते हैं। टीफा इज टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनामोलीज। उनमें बच्चे की एनामोलीज, यानी कि उसके अंदर कोई पैदाइशी गड़बड़ तो नहीं है, बनावटी वो तो नहीं है प्रॉब्लम, इस तरह की चीजों को डिटेक्ट करने के, जिससे बाद में वो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना रहे। तो ये सब अल्ट्रासाउंड का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है। ओके। बट कई बार क्या होता है कि पेशेंट अल्ट्रासाउंड के लिए आता है, अब मान लीजिए उसके पेट में दर्द है और स्टिल हम उसमें अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं पा पाए, तो ऐसा नहीं होता। मेडिकल साइंस में कोई भी एक टूल जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। करेक्ट। अल्ट्रासाउंड इज ए वेरी पुअर इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द इंटेस्टाइन। हमारी आंत से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसमें बहुत ही बेसिक है, और कई बार तो कुछ भी नहीं बता पाता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड बीम जो है वो एयर में ट्रेवल नहीं करती है। इसीलिए हम जेली लगाते हैं तब अल्ट्रासाउंड स्टार्ट करते हैं। तो पेट के वो ऑर्गन्स जो गैस अपने अंदर लिए हुए हैं, जिसमें आंत आएगी ही आएगी, उसकी प्रॉब्लम्स को इवेल्युएशन में बहुत ही बेसिक है, या तो कई बार नहीं कर पाता है। अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स जितने भी बड़ी आंत के पीछे से होंगे, आ रहे होंगे, वो हमें नहीं दिखते हैं इसमें। तो उस सब चीजों के लिए सीटी स्कैन का रोल आता है। ठीक है, ओके। अब सीटी स्कैन अपने आप में आप ये समझ लीजिए कि पेट से रिलेटेड समस्याओं के लिए ज्यादातर गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। मतलब इट हैज द बेस्ट कैपेसिटी टू गिव यू ए प्रोबेबल, पॉसिबल और समटाइम्स ए कंक्लूसिव डायग्नोसिस। ओके। सीटी स्कैन पेट के उन हिस्सों के लिए जो पीछे की तरफ है, जैसे पैंक्रियाज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है जो इंसुलिन बनाता है, जिससे डायबिटीज भी जिसकी उससे हो जाती है। तो उससे रिलेटेड जब हम बीमारी पैंक्रेटाइटिस को डील करते हैं तो अल्ट्रासाउंड का कोई खास रोल नहीं है उसमें, सीटी स्कैन प्लेज द मेन पार्ट। ओके। तो कई बार पेशेंट के दिमाग में ये आता है, अच्छा दोनों के प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है करने में, मशीन के प्राइस में बहुत डिफरेंस है। जहां आज की तारीख में अल्ट्रासाउंड की मशीन 30 लाख के आसपास की आती है, वहां सीटी स्कैन की मशीन होती 2 करोड़ से स्टार्ट है। ओके। तो सेम वे उनकी कॉस्टिंग में भी डिफरेंस हो जाता है पेशेंट को। बट यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि कई बार वो पेट के दर्द के लिए आए, बट अल्ट्रासाउंड से बात नहीं बनेगी, आपको सीटी स्कैन कराना पड़ सकता है, और कराना चाहिए अगर जरूरत पड़ रही है। दैट विल बी जज्ड बाय द रेडियोलॉजिस्ट और बाय द क्लिनिशियन और बाय बोथ। ओके। देन इट विल बी वेरी लाइफ सेविंग, प्रोडक्टिव। ठीक है। ऐसे ही सीटी स्कैन का दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है चेस्ट की इमेजिंग में, लंग्स की इमेजिंग में। जैसे हमने एक एक्सरे देखा, उसमें बेसिक
निमोनिया दिख रहा है। अब वो निमोनिया 2500 तरह के हो सकते हैं, वेरियस काइंड ऑफ बैक्टीरिया या वायरल या फंगल। तो उन सब को सेग्रीगेट करना, फिर उसका एक्सटेंट बताना कि कितना लंग इन्वॉल्व है। याद है आपको कोविड टाइम में सबको पता हो गया था CTSI स्कोर। हाँ। हर एक गांव से भी पेशेंट आ रहा था, थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, तो पूछता था CTSI स्कोर कितना है। करेक्ट। तो हम CT स्कैन जब करते हैं तो इन लंग का इन्वॉल्वमेंट कितना है, ग्रेडिंग कितनी है, वो बता देते हैं। ओके। टाइप ऑफ निमोनिया बता देते हैं। जब हम ट्यूमर्स को देख रहे होते हैं, चाहे पेट के ट्यूमर हो, चाहे चेस्ट के हो, चाहे कहीं और के भी हो, ये कैंसर से रिलेटेड बात आ जी, गई। जी। बट सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते, कुछ ट्यूमर कैंसरस होते हैं, कुछ ट्यूमर नहीं होते। करेक्ट। उनको डिफरेंशिएट करना, उनका एक्सटेंट, उनकी ऑपरेबिलिटी डिसाइड करना। पेट के अगर ट्यूमर्स हैं तो CT स्कैन विल डिसाइड द ऑपरेबिलिटी, कि अगर वो अपनी जगह में संकुचित है या वो फैल गया है जगह जगह, या उसने गांठें बना दी हैं या कहीं दूर जाके अपने डिपॉजिट छोड़ दिए हैं, तो वो ऑपरेशन के लायक नहीं है। फिर वो कीमो और डिफरेंट तरीके से ट्रीट करे जाते हैं। अदरवाइज अगर वो ऑपरेबल है तो पेशेंट को सर्जरी करके और ठीक कर लिया जाता है, और रीजनेबल लाइफ स्पैन उनको मिल जाता है उससे। हाँ, करेक्ट। तो ये सेंटर, मतलब कैंसर चाहे पेट का हो, चेस्ट का हो, नेक का हो, कहीं के भी उनकी स्टेजिंग में CT स्कैन हेल्प करता CT है। स्कैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता ओके। है। ब्रेन में थोड़ा सा एक्यूट ट्रॉमा में, जैसे इमरजेंसी में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो क्योंकि MRI टाइम कंज्यूमिंग होता है, हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो CT स्कैन ही पहला इन्वेस्टिगेशन होता है हेड इंजरी के केसेस में। एंड इट द सेम थिंग अप्लाइज फॉर CVA, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जिसे हम आपस में मतलब लेमन लैंग्वेज में कह देते हैं फालिज हो गया, पैरालिसिस हो गया। तो पैरालिसिस का फर्स्ट जजमेंट हम CT स्कैन से करते हैं। ओके। ओके। दैट इज वेयर इट इज इम्पोर्टेंट। एंड जॉइंट्स के ट्रॉमा में ओके 3D रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। फेस में अगर बहुत ज्यादा इंजरी है, बहुत कॉम्प्लेक्स बोन होती हैं, बहुत सारी बोन होती हैं, अब कौन कौन सी टूट के कैसे कैसे मुड़ गई है, तो उसका 3D रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत अच्छा 3D रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। ओके। तो CT 3D रिकंस्ट्रक्ट कर देता है, सर्जन को 3D मॉडल दिख जाता है पूरा, वो ही कैन डिसाइड कि हाउ ही विल रिकंस्ट्रक्ट द फेस जैसा पहले था। ओके। कौन सी बोन कितना अंदर दब गई है और कहाँ हिल गई, तो उसको वापस करने में। That is another aspect of CT. ओके। Now, then we move to MRI. जी। MRI again, even level higher or expensive machine, costing double the cost. उसका जो मेन implications या applications हैं, वो न्यूरो इमेजिंग में ब्रेन की, स्पाइन की, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हमारे मसल्स की, जॉइंट्स की, इन सब की इमेजिंग में MRI स्टैंड्स एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड। ओके। CT का रोल वहां नहीं रह जाता है। अगर हम जानना चाहें कि नी जॉइंट के कार्टिलेजेस या लिगामेंट्स की इंजरी है, फुटबॉलर है कोई, उसको इंजरी हुई है, वो CT स्कैन से हम करना चाहें तो ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके। अच्छा। तो MRI वहां पे सिलेक्ट होना चाहिए। ब्रेन की आप अगर आप बारीक जो भी हमारी डिजीज को हम जानना चाहते हैं तो MRI का रोल है। आई में, हेड एंड नेक में, कैंसर, हेड एंड नेक के कैंसर में दोनों ही मशीनें इस्तेमाल होती हैं। MRI टेक्स ए सर्टेन एज, बट बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव एंड लेस अवेलेबल, तो समटाइम्स CT यूज होता है, समटाइम्स नहीं होता। ओके। अच्छा, आपने कॉस्टिंग वाली जो बात बताई कि हर एक मशीन की कॉस्टिंग डिफरेंट होती है और जैसे जैसे आप लेवल ऊपर करेंगे कॉस्टिंग बढ़ेगी, एंड ऑब्वियसली इसके वजह से टेस्ट की प्राइसिंग भी बढ़ती होगी। तो क्या कभी आपके पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनको सोच के आते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसका काम तो CT स्कैन से हो जाना चाहिए, बट जब आप डायग्नोसिस कर रहे हो तो आपको पता है कि CT स्कैन से इसका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा, इसके लिए MRI कराना होगा। तो क्या कभी कोई ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ पैसे लेने के चक्कर में हमें टेस्ट दूसरा बता रहे हैं? हाँ, देखिए ये तो रोजमर्रा का काम है, ऐसा होता ही रहता है, खासकर अल्ट्रासाउंड तो CT के बीच में ऐसा होता है। बट हम पूरी ईमानदारी से पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं और सारी चीज उनके डॉक्टर से फोन करके बात करते हैं। उनसे कहते हैं आप अपने डॉक्टर से बात कर लो जिससे कन्विंस होना चाहते हो। अगर आप फिर भी नहीं कराना चाहते तो ऑब्वियसली इट इज योर चॉइस। करेक्ट। आई कैन नॉट डू एन इन्वेस्टिगेशन विद फोर्स कि नहीं मैं तुम्हारा करूंगा ही करूंगा। आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू, आई कैन बड़ी ऑनेस्टी से मैं आपको उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स बता सकता हूँ। आपकी जिंदगी में क्या फर्क आएगा, आपकी हेल्थ पे क्या फर्क आएगा आगे, वो बता सकता हूँ। तो ज्यादातर पेशेंट कन्विंस हो जाते हैं।
या वो कहते हैं कि आज हमारे पास पैसे नहीं है, हम गांव से लेके आएंगे, जैसे भी। और समटाइम्स तो हम उनको वो भी करते हैं कि चलो आप जितना पैसा है जमा करो, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, अच्छा ठीक है, तो फिर आप बाद में दे देना या जैसे भी हो। तो सो मेनी वेज। हाँ, नहीं उनको कन्विंस करना पड़ता होगा थोड़ा, लेकिन मान जाते हैं। ओके। कोई बहुत डेस्टिट्यूट पेशेंट है, पॉवर्टी से लाइन से आया है, तो मदद भी की जाती है। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और आपने मेंशन की थी, जो हमें पता है, सबको पता होता है कि जब अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो एक जेली यूज होती है। वो जेली क्यों यूज होती है और डायरेक्टली क्यों नहीं किया जाता? जेली डालने से प्रोब जो हमारा ट्रांसड्यूसर है और स्किन के बीच के इंटरफेस से एयर हट जाती है। अच्छा। जैसे ही एयर हट जाती है तो अल्ट्रासाउंड बीम उसके अंदर से अच्छे से ट्रेवल कर जाती है और हमें साफ दिखने लगता है। अगर वो जेली नहीं लगेगी तो हमें कुछ दिखता ही नहीं। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। एंड आपने वापस बात अल्ट्रासाउंड पे चलेगी तो एक बात, ये बात मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड अल्ट्रासाउंड है उसको कराने के लिए हमारे देश में बहुत ही अच्छा और स्ट्रिक्ट कानून है, पीसीपीएनडीटी एक्ट। तो पीसीपीएनडीटी एक्ट बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन रोकने के लिए बनाया गया था और इसके तहत हमें पेशेंट से कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें एक उसके डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन विद द लेटर हेड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर और पेशेंट का अपना आधार या कोई और आईडी, वैलिड आईडी, उसकी फोटोकॉपी लगानी होती है। और एक फॉर्म 16 हम लोग भरते हैं जो कि मंथली बेसिस पे सीएम ऑफिस में सारा डेटा जमा होता है। ओके। तो आप एन नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप कराएंगे तो एन नंबर ऑफ टाइम्स वो डॉक्यूमेंट जमा हो। अच्छा, तो हर एक स्कैन पे वो डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट होते हैं? अगर पेशेंट के ने पहले ही जल्दी में कराया तो ये और बात है कि हम अपने डेटा से ही वापस निकाल लें, बट हम एक उसका सेपरेट पंच बनाएंगे। अच्छा, वो एक सेपरेट रिकॉर्ड की तरह उसको आप मेंशन करते हैं। और प्यारी बिटिया करके एक ऑनलाइन गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस पर उसको चढ़ा देते। ओके। एक मैमोग्राफी हमारा एक टूल है अगेन। तो मैमोग्राफी दो तरह से करी जाती है, एक एक्सरे मैमोग्राफी, एक अल्ट्रासाउंड। दोनों के अपने अपने रोल हैं और दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। तो अल्ट्रासाउंड से जो मैमोग्राफी होती है यूजुअली हम यंग एज ग्रुप में उसको अप्लाई करते हैं, उसका इस्तेमाल हम उस एज ग्रुप में करते हैं 40 से नीचे नीचे। और उसमें हम जो ब्रेस्ट लंप लेके पेशेंट्स आ रहे हैं या पेन लेके आ रहे हैं तो वो उसमें हम अल्ट्रासाउंड से स्कैन करते हैं और उसमें हम ट्यूमर है या सिस्ट है या सिर्फ इन्फेक्शन है या एकदम फ्रैंकली कैंसर लुकिंग थिंग देख रहे हैं हम, तो उसको करते हैं। साथ में हम उसके नोट्स वगैरह को भी स्कैन कर लेते हैं। तो ये उसका यूटिलाइजेशन है। जो एक्सरे मेमोग्राम है वो 40 साल और उसके ऊपर की लेडीज में या तो नॉन पेशेंट विद लंप में जानकर उसको आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया जाता है, या उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एज ए नॉर्मल हेल्थ स्क्रीनिंग भी है। अच्छा, ओके। जो कि सैडली हमारे देश में पॉपुलर नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट फॉरेन कंट्रीज में खासकर यूएस यूके में इट इज इमेंसली पॉपुलर एंड वेल डॉक्यूमेंटेड पेपर पब्लिकेशंस हैं कि ये लाइफ सेविंग है। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन एंड लेट डिटेक्शन के जमीन जो उनको अपना जीवन अंतराल उसके बाद मिलता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ओके। इवन आई नो सम डॉक्टर्स, माय फेलो डॉक्टर्स, दे इग्नोर्ड अर्ली ब्रेस्ट लम्प। ओह, डॉक्टर्स ने भी? डॉक्टर्स। So I appeal to all my clinical fellows, gynecologists, surgeons and everybody that, और जनरल जनता से भी, कि 40 साल के ऊपर साल में एक बार एक मेमोग्राम करा लेना चाहिए और उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है और उसका बहुत ही, जैसा मैंने पहले भी कहा, लाइफ सेविंग रोल है। लाइफ सेविंग रोल है ब्रेस्ट कैंसर। और जो महिलाएं या जो लड़कियां हैं जो 40 साल के कम एज में है, मान लीजिए 20 कैसा भी लंप होता है तो आप अल्ट्रासाउंड के लिए जा सकते हैं सेंटर पे, वो टेस्ट करा लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अल्ट्रासाउंड से करेंगे तो अल्ट्रासाउंड से भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं और हम चाहेंगे तो फिर अल्ट्रासाउंड करने के बाद यंग एज में भी हम एक्सरे मेमोग्राम को यूटिलाइज कर सकते हैं इफ वी थिंक दैट इट इज सो इम्पोर्टेंट टू यूटिलाइज इट। ओके,
दैट्स इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव कि ये एक जरूरी टेस्ट है जो एटलीस्ट 40 साल के ऊपर जो महिलाएं हैं उन्हें तो करा ही लेना चाहिए। और बाकी अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत है, कुछ आपको लग रहा है कि पेन है या लंप है, तो उसको इग्नोर ना करें और तुरंत टेस्ट करा लें। ओके। अल्ट्रासाउंड इज ऑल्सो ए वेरी गुड स्क्रीनिंग टूल। साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराने में कोई रेडिएशन नहीं, किसी तरह का कुछ भी नहीं है, एंड इट कवर्स सो मेनी ऑर्गन्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, बेसिकली बेसिक स्क्रीनिंग ऑफ, एंड किडनीज, आपका प्रोस्टेट, लेडीज में यूट्रस, ओवरीज, व्हाट नॉट। तो एक स्क्रीनिंग वो भी बहुत अच्छा टूल। आपने मेंशन ही कर दिया, मैं इसी बात पे आने वाली थी कि जो रेडिएशन वाली जो बात थी, तो स्पेशली अगर हम एमआरआईज पे आए तो जो बहुत पढ़े लिखे फैमिली से आते हैं उनके तो ये डाउट्स कम होते हैं, बट जो उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत साधारण फैमिली से आ रहे हैं, बहुत एजुकेशन उनके फैमिली में इस लेवल की नहीं रही है कि वो समझ सके कि हाँ ये हर एक टेस्ट अलग है एंड क्या इनके इंट्रिकेसीज हैं, उन लोगों का एक डाउट होता है कि भाई जो हम एमआरआई कराने जाते हैं, क्योंकि वो मशीन एनी में बहुत इंटिमिडेटिंग होती है, उसमें कई लोगों को लगता है कि वो क्योंकि हाई रेडिएशन एमिट कर रही है तो शायद इससे कैंसर हो जाएगा। तो क्या ये सही है? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि रेडियोलॉजी में जो भी कॉमनली हम मशीनें यूज कर रहे हैं उसमें से कुछ में तो हम एक्सरे इस्तेमाल करते हैं। वो रेडिएशन गिविंग मशीन्स हैं, वो आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे वो पैट स्कैन हो फिर आगे जाके। और कुछ मशीनें हैं जो रेडिएशन नहीं इस्तेमाल करती, जैसे अल्ट्रासाउंड है, वो रेडिएशन नहीं इस्तेमाल करता, अल्ट्रासाउंड बीम को इस्तेमाल करता है, एज द नेम इज एविडेंट। एंड एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करता है, उसमें कोई रेडिएशन नहीं होता। तो अब हम दोनों को सेपरेटली बात करेंगे। पहले हम चलिए रेडिएशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि रेडिएशन का एक बड़ा मुद्दा कोविड के टाइम में उठ गया था कि डायरेक्टर एम्स साहब ने किसी ने कह दिया था कि भाई HRCT मत कराओ, उसमें रेडिएशन होता है। सो आई टेल यू दैट AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड जो है, AERB और ICRP, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेशनल एक इंटरनेशनल, जिन्होंने बिल्कुल गाइडलाइंस दी हुई है, नॉर्म्स दिए हुए हैं रेडिएशन के लिए, किसको कितना एक्सेप्टेबल है। जैसे हम लोग तो रेडिएशन में काम करते हैं, हमारे टेक्नीशियन तो रेडिएशन में रहते ही, वो क्या करेंगे बेचारे। तो एक आप एग्जांपल के लिए ऐसे समझ लीजिए कि एक रेडिएशन वर्कर को 20 MSV, MSV इज द यूनिट, ओके, इज द परमिसेबल डोज। अगर उसकी 20 MSV से ऊपर जा रही है तो उसको छुट्टी दे देते हैं थोड़े दिन की, ओके। और एक HRCT जो मॉडर्न मशीन है 0.89 MSV यूटिलाइज करती हैं। 20 MSV 0.98 MSV, बहुत डिफरेंस तो है। कितना छोटा सा रेडिएशन एक HRCT चेस्ट का होने में होता है। तो ये बहुत ही बड़ी मिथ है कि आप HRCT कराएंगे तो रेडिएशन लग जाएगा। वो एकदम मिनिस्क्यूल जैसा रेडिएशन यूज कर रहा है और आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर कोई पेशेंट इस डर से वो नहीं कराएगा तो वो उसकी बीमारी में जो उसे नुकसान होगा वो बहुत भारी होगा, इफ इट इज रिक्वायर्ड, राइट, करेक्ट। अगर वो जुडिशियली उसको अच्छे से राशनल के साथ हमने सेलेक्ट किया है तो इस बात को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि सीटी कराने में रेडिएशन यूज होता है। किसी भी बड़े से बड़ा सीटी जो हम करते हैं कि 6 to 8 MSV से ऊपर नहीं जाता, इवन जो एंजियोग्राम्स होते हैं। Okay. जैसे इसी पे मैं बता दूं कि कार्डियक इमेजिंग की बात हमारी बीच में रह गई थी जो हमने कवर नहीं करी। तो कार्डियक पेशेंट्स के लिए हम दो तरह की इमेजिंग इस्तेमाल करते हैं। एक इकोकार्डियोग्राम है, इकोकार्डियोग्राफी है, जो कि अल्ट्रासाउंड मशीन ही है, सेम अल्ट्रासाउंड मशीन जो मैं पेट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी के अंदर सॉफ्टवेयर दूसरा है, उसी का ट्रांसड्यूसर दूसरा है, उसी से इकोकार्डियोग्राम हो जाता है। इकोकार्डियोग्राम आपके हार्ट की फंक्शनैलिटी बताता है, उसका पंपिंग स्कोर बताता है, उसके अंदर कोई वैसा उसकी कोई दीवार कमजोर तो नहीं पड़ गई है, कोई वाल्व शिथिल तो नहीं पड़ गया है, कहीं के वाल्व के थ्रू से ब्लड वापस तो नहीं आ रहा है, इस तरह की चीजें वो इकोकार्डियोग्राफी से आप जानते हैं, डिटेक्ट करता है वो। ओके। अच्छा, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडियंस को अफेक्ट कर रही है डिजीज आज की तारीख में, आप सुनते होंगे कि कोई अपनी शादी में डांस कर रहा था, एक्चुअली हुआ किसी नॉन टू बच्ची अपनी शादी के लिए अपनी ही उसके लिए डांस कर रही थी एंड शी कोलैप्स्ड एंड डाइड ऑफ हार्ट अटैक।
एट द एज ऑफ 26। ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं यंग एज के, मिडिल एज के। तो बेसिकली कोरोनरी आर्टरी डिजीज हमारी हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं जो अपने हार्ट को ब्लड पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं। Okay. तो उसकी वजह से हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो इसको जानने के लिए पहले टीएमटी बहुत इस्तेमाल होता रहा। रिसेंटली पिछले दिनों आई कैन से फॉर लास्ट फ्यू इयर्स टीएमटी की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे घटती चली गई है, क्योंकि एक तो टीएमटी में कई बार जिसको हिडन डिजीज है वो टीएमटी कराते दौड़ते दौड़ते ही वो कोलैप्स कर जाता है। हाँ. और बचाना मुश्किल हो जाता है, उसको वहीं पर हार्ट अटैक। ये वो ट्रेडमिल वाला टेस्ट है। ट्रेडमिल वाला। तो उसके बजाय आज की तारीख में जो है गोल्ड स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए है वो सीटी एंजियोग्राम से, मतलब उसमें हम सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हैं, रंगीन करने के दवा देते हैं हम, और ब्लड वेसल्स की स्टडी करते हैं। एंड वी हैव दोस काइंड ऑफ स्कैनर्स। 128 स्लाइस मिनिमम चाहिए कार्डियक एंजियोग्राम करने के लिए, या 256 आइडियल होता है। ओके। एंड इट टेक्स 10 minutes of the entire procedure. The actual procedure finishes in 2-3 minutes, and you get a 3D view of your heart and blood vessels and very good assessment. It is as good as the invasive angio जो कि तार डाल के करी जाती है। उस जैसा ही रिजल्ट आपको सीटी स्कैन से आज की तारीख में प्राप्त हो रहा है। ओके। तो आप जो लोग भी कहते हैं कि 55 से 60 के बीच ऑनवर्ड्स अपने डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लें और कराएं, और खासकर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके पेरेंट्स को अगर हार्ट अटैक हुआ है या उनकी स्टेंटिंग हुई है या उनकी CABG हुई है, मतलब ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो वो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। जो ओबीज हैं, जो डायबिटिक्स हैं, जिनका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, हैवी स्मोकर्स हैं, या सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो ये या बर्गर खाने के बहुत शौकीन है बेसिकली आज का पूरा यूज, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और बर्गर ही खाते हैं। सारी चीजें मैंने गिना दी, ये सभी तो मेरे ख्याल से सारे हर एक एवरीबॉडी इज इन दैट सर्कल, जो जिसको एक सर्टेन एज के बाद करा लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी है कि टेस्ट करा लें इससे पहले कि थोड़ी देर हो जाए, और कई बार तो चांस ही नहीं मिलता है। हाँ, कई बार चांस नहीं मिलता है। अच्छा, एक और बात होती है एमआरआई से रिलेटेड कि हमें यूजुअली कहा जाता है, इवन एक्सरेज में होता है कि मेटालिक जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हटाने को बोलते हैं, कि अगर फीमेल्स ने इयररिंग्स पहनी है, चेन्स पहनी है, मेल्स ने रिंग्स वगैरह कुछ पहनी हुई हैं, तो कहा जाता है कि वो सारे मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हटा दीजिए स्कैनिंग से पहले आप उस टेस्ट के लिए जा रहे हैं। एक तो पार्ट ये हो गया, ये 2 पार्ट क्वेश्चन होगा। तो एक चीज तो ये होगी कि बोला जाता है कि ऐसा करिए। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि कई बार जब कोई एक्सीडेंट केसेस होते हैं, प्रीवियसली कभी पास में हुए हों, तो उन पेशेंट्स के कई बार रॉड्स डाले जाते हैं बॉडी में, प्रोस्थेटिक्स में, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ एक मेटालिक कंपोनेंट रहता है। तो ये स्कैनिंग में एग्जैक्टली क्यों जरूरत होता है कि वो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हटा दें, और अगर जरूरी होता है तो जिन पेशेंट्स के प्रोस्थेटिक्स हैं या फिर मेटालिक ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए गए हैं फॉर सपोर्ट, स्पेशली अगर आपका बोन वीक हो जाता है, एक्सीडेंट्स में टूट जाती है हड्डी उस टाइम पे, तो इस केस में क्या जरूरत नहीं होती? देखिए, बेसिकली क्या है कि एक्सरे में कोई खास मुद्दा नहीं है। एक्सरे में ये है कि अगर आपने कुछ भी मेटालिक पहन रखा है, मैंने चेन पहन रखी है, कुछ भी और मेरे पास मेटालिक है, और मैं चेस्ट का एक्सरे कराऊंगा, तो वहां पे उतने पार्ट को वो वाइट कर देगा, वो पार्ट हमें दिखेगा नहीं एक्सरे में। तो वहां पे अगर कोई चेस्ट लंग्स में अगर एबनॉर्मेलिटी थी तो वो नजर नहीं आएगी। इतनी बात है। एमआरआई का जहां तक सवाल है, एमआरआई के बारे में चलिए बात हो रही है, तो मैं 2-3 बातें बताता हूँ कि एक तो एमआरआई की जो मशीन्स होती हैं वो थोड़ी, जैसे आपने कहा, बहुत ही डरावनी सी और टनल जैसा लगता है। आज की तारीख में थोड़ा सा ओपन हो गई हैं मशीनें, उतनी टनलिंग इफेक्ट नहीं है, बट स्टिल बहुत पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया की। और कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत कंप्लेन करते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिक होती हैं। अभी जो मॉडर्न मशीन्स हैं वो कम क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गई हैं। उसके अंदर बहुत सारी सी अजीब सी साउंड आती हैं जिस टाइम एमआरआई स्कैनिंग चल रही होती है। आज की तारीख में जो बहुत अच्छी मशीन है, उन्होंने उसको म्यूजिक में कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ पियानो टाइप का म्यूजिक बजता रहता है, तो इट हैज बिकम सम रिलीफ टू द पेशेंट, बट सर्टेनली सम कुछ बियरिंग लेनी पड़ती है उसमें। अब बात आती है मेटालिक ऑब्जेक्ट्स की इन एमआरआई। तो एमआरआई का जो रूम होता है वो मेटल फ्री रखा जाता है। जब हम पेशेंट को अंदर ले जाते हैं तो गाउन पहना देते हैं, उसके सारे बेल्ट ईच एंड एवरी मेटालिक ऑब्जेक्ट, हम घड़ी सब उतरवा देते हैं, और इवन फीमेल्स का गहने वगैरह उतार के उनके रिलेटिव्स को दे दिए जाते हैं।
क्योंकि इतना हाई डिग्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसको सक कर लेगा या उसकी इमेजिंग में खराबी आ जाएगी, उसका जो रिपोर्ट आएगी वो भी गड़बड़ आएगी, मशीन भी गड़बड़ हो सकती है। ओके, तो उस इतनी सारी मेटल अगर आ गया वहां हाँ। पे। ओके। ठीक है, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं कभी। अब सवाल आता है जो आपने पूछा कि जो हमारे किसी के पेसमेकर लगा है मान लीजिए जैसे, या बोन में इम्प्लांट पड़ा है या दांत में पड़ा है, तो उसके लिए बेसिकली अब कुछ काफी सालों से MRI फ्रेंडली प्रोस्थेसिस आ रही हैं, MRI फ्रेंडली पेसमेकर्स आ रहे हैं, और जितने भी इम्प्लांट्स हैं MRI फ्रेंडली बनाए जा रहे हैं। ओके। फिर भी आपको अपने पेपर साथ रखने चाहिए जब लगा था उसका डिटेल, और आप जिस जगह MRI कराने जाएं वहां पे आपको बहुत ईमानदारी से बताना चाहिए कि मेरे को पेसमेकर लगा है, या मेरे दांत में इम्प्लांट लगा है, या मेरे यहाँ पे लगा है, बोन में लगा है, ब्रेसेस वगैरह भी हाँ होते हैं। ब्रेसेस, और ये उसके पेपर्स हैं। तो वो जजमेंट लेंगे क्या वो जिस टाइम का है उस टाइम क्या वो MRI फ्रेंडली होते थे, नहीं होते थे, या क्या करेंगे उसके बाद। तो देन दैट MRI टेक्नीशियन जो है दे विल हेल्प यू आउट, दे विल डिसाइड। और अगर वो MRI फ्रेंडली इन केस नहीं हुए, उस केस में क्या किया जाता है? MRI फ्रेंडली नहीं हुए तो फिर नहीं करा जाता है, फिर CT स्कैन पे जाया जाता है या किसी और मशीन पे जाया जाता है। हम उससे एक लोअर इमेजिंग काइंड ऑफ इमेजिंग चूज कर लेते हैं, बट किसी तरह पेशेंट को जिससे उसको हेल्प मिलनी है तो उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, भले ही हम टॉप ऑफ द लाइन नहीं चूज कर पा रहे। बट एज क्लोज टू एक्यूरेसी जितना जा सकते हैं वो कोशिश रहती है। मुझे याद है कि बहुत साल पहले एक बत्रा हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी, ईरानियन पेशेंट थी, उसके बहुत स्पाइनल इंजरी हो गई थी और उसके वर्टिब्रल कॉलम में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा मेटालिक फिक्सेशन लगा हुआ था। पहले MRI करने की बात करी तो उसके पेपर्स नहीं अवेलेबल थे, तो वो हटा देगा, क्वेश्चन छोड़ देगा। फिर CT स्कैन करने की शुरू की तो इतना डेंस मेटल था वो कि वो CT की मशीन में कुछ नहीं दिख रहा था, ब्लैक हो जा रही थी इमेज। ओके। तो वी डिड ए कन्वेंशनल माइलोग्राफी, बहुत पुराना तरीका हमने इस्तेमाल करा, उसके लंबर पंक्चर करके उसके स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो फ्लूइड है उसमें एक दवा डाली, और फिर उससे हमने नॉर्मल एक्सरे से उसको जज करने की कोशिश करी कि इसका ये कहाँ पे रुका हुआ है या कटा हुआ है या इंजर्ड है। तो वी हैव टू चूज दैट। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो हम लोगों को नहीं पता होता। हमारे लिए CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड कराना है, बस वो एक अब देखिए प्रोसेस होता है। अल्ट्रासाउंड में भी कुछ चीजें होती हैं कि जैसे पेशेंट ने एक बार अल्ट्रासाउंड कराया, अपना कराया, किसी का कराया, 2 बार कराया, तो उसके बाद उनको पता चल जाता है कि आप पेट का अल्ट्रासाउंड है तो खाली पेट होगा और पानी पी के होगा, हाँ। यानी कि ब्लैडर फुल करके। हमारा इंटेंशन है ब्लैडर फुल होने का। अब 2 तरह के इसमें वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं, बड़े कॉमनली, दोनों फनी है कि कई सारे पेशेंट तो घर 9:30 बजे, अगर अब हमारे पास 10 बजे आए हैं तो 8 बजे से वो पानी पी रहे हैं घर में और उसके बाद यूरिन नहीं गया और उनका ब्लैडर इतना फुल्ली डिस्टेंडेड है कि दे कांट स्टैंड फॉर ए मिनट। हाँ, मतलब आते एकदम टेस्ट कर काउंटर लो। पे भी है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हाँ कराओ, तो उससे पहले के जो पेशेंट है वो कहाँ जाएंगे? हाँ, करेक्ट। व्हाट वी डू विद देम? और देयर कैन बी सम सीरियस पेशेंट्स, अपेंडिसाइटिस या और कुछ भी, तो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये हो सकता है कि आप घर से थोड़ा बहुत 1-2 गिलास पानी पी लें और आधा घंटा यूरिन ना जाए, फिर वहां बैठें जहां पे आपको स्कैन कराना है और वहां पे कुछ पानी पिए और ब्लैडर फुल करें। दूसरी बात, कुछ पेशेंट जो वहां पे पानी पीना शुरू करेंगे वो बिस्लरी की 3-4 खरीद के लाएंगे और 3 पी गए और उसके बाद उनको MSS शुरू होता है, वोमिटिंग शुरू, क्योंकि स्टमक की एक कैपेसिटी है। अगर आप 3 लीटर पानी स्टमक में भर देंगे तो वो बात क्या नहीं समझ रहे हैं कि एक यूरिन बनने का एक अपना प्रोसेस है। यू कैन नॉट उसको आप बहुत ज्यादा एनहांस नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। वो 3 लीटर यहाँ भर जाएगा बट वो ब्लड में नहीं एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर यूरिन नहीं बनेगा, फिल्टर होगा किडनी ब्लैडर। तो इट हैज ओन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट कैन नॉट बी जस्ट क्या कहते हैं उसको, रॉकेट नहीं लगाया जा सकता, चुटकी बजाए और हो गया काम। तो दूसरा काम वो नहीं करना चाहिए आपको। जब पानी पीने के लिए कहा गया है तो इसका मतलब ये है कि बॉटल ले लीजिए, चाय की तरह सिप करते रहिए, एंड इट इज गोइंग टू टेक 1 आवर और मे बी 45 मिनट्स और मे बी समटाइम्स 1.5 आवर्स टू एडिक्वेटली फिल द ब्लैडर। ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर से जब हम स्कैन करना चाहते हैं तो भी पुअर इमेजिंग आती है, खराब रिजल्ट रहते हैं उसके। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ, प्रोस्टेट का साइज गड़बड़ा जाएगा, यूट्रस का साइज गड़बड़ा जाएगा, में सही नहीं देखने को मिले।
आइदर वे आपको ज्यादा पानी पी के नहीं जाना चाहिए, हाँ। जो कई बार लोग ये गलती और करते ना हैं। ही वहां बैठ के मतलब गल्प नहीं करना गल्प नहीं करना चाहिए, आराम आराम से पिए। यू शुड गिव इट टाइम। ओके। अच्छा, एक बार और प्रेग्नेंट वुमेन पे अगर हम आते हैं एक बार, तो कई बार होता है कि सीटी स्कैन करने के लिए उनको मना किया जाता है, कि डिस्करेज करते हैं कि सीटी स्कैन मत कराइए। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सीटी स्कैन भी और एक्सरे भी। एक्सरे भी, एक्सरे ओके। भी वही मैंने कहा था, 2 आयनाइजिंग रेडिएशन की मशीनें हैं बेसिक स्कैनर्स में। एक एक्सरे है और एक सीटी CT स्कैन। दोनों में से आयनाइजिंग रेडिएशन निकल रहा है, मतलब बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है कि हमें कोई ऐसे हार्म नहीं करने जा रही है एक बार सीटी स्कैन होने में, या 3 बार सीटी स्कैन होने में, 2 बार सीटी स्कैन होने में। बट एक प्रेग्नेंट वुमेन जब बच्चा बन रहा है, ऑर्गेनोजेनेसिस जब चल रही है, तो जो हमारी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनके अंदर विभाजन हो रहा है, ठीक है, वो डिवाइड कर रही हैं। तो डिवाइडिंग न्यूक्लियाई जो होते हैं, उसमें क्रोमोसोम बदल रहे हैं, हमारा डीएनए इधर से उधर जा रहा है। तो उस टाइम पे अगर उसे आयनाइजिंग रेडिएशन मिल जाता है, तो उसमें बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि उसमें डिफेक्ट आ जाएंगे और कॉन्जेनाइटल एनोमलीज हो जाएंगी, जो जन्मजात शिशु में जो अवगुण आ जाते हैं वो आ जाएंगे। तो हमें अवॉइड करना पड़ता है, बट समटाइम्स यू हैव टू चूज बिटवीन द लाइफ ऑफ द मदर और द चाइल्ड, सो वी चूज द लाइफ ऑफ द मदर। फिर अगर करना ही पड़ता है, हमारे पास कुछ साधन और भी हैं कि हम लेड एप्रन पहना देते हैं, स्टमक के चारों तरफ लेड पहना देते हैं, लेड एक्सरे को रोक लेता है। अच्छा, ओके। और उसका चेस्ट एक्सरे फीमेल का कर लिया जाता है, भाई निमोनिया है तो देखना तो पड़ेगा ना, उसको ट्रीट तो करना पड़ेगा। और जरूरत पड़ती है इतना ज्यादा ARDS है, मान लीजिए एक कंडीशन होती है, तो भाई CT भी होगा फिर। अगर हमें करना, मतलब मेडिकली डिक्टेटेड है वो सिचुएशन, तो करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। प्रिकॉशंस लिए जाते हैं उसके लिए। लेड एप्रन वगैरह पहनाते हैं, रैप ऑन कर देते हैं जो भी पार्ट है पेट के अराउंड, और फिर हम CT स्कैन करते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज ये होती है कि अगर आप किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर की बात करें, तो यूजुअली मशीन सेम होती है, तो तब भी कई बार होता है कि आपको कुछ डॉक्टर से सुनने मिलता है कि आप इस इमेजिंग सेंटर पे जाइएगा, ये ज्यादा सही है। कई बार टाइप्स होते हैं, एक वो भी एंगल है, बट कई बार होता है कि लोग खुद के एक अजम्पशंस होते हैं, और एक वर्ड ऑफ माउथ से भी चीजें फैलती है कि भाई ये डायग्नोस्टिक सेंटर जो है ये अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसके रिजल्ट्स बेटर हैं, बट मोर और लेस मशीन्स तो सेम ही होती है। आई स्टिल ऐड कि एग्जैक्टली सेम नहीं होती, बिकॉज टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है। हो सकता है किसी इमेजिंग सेंटर पे एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन हो और दूसरी जगह पे थोड़ी पुरानी वाली हो, तो उस पर भी डिफरेंस आएगा। बट अगर लार्जली बात करें तो मोटा मोटा मशीन सेम है। जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो भी हर एक इमेजिंग सेंटर पे आपको मिल जाएंगे। तो कैसे वो डिस्टिंग्विश क्या कर रहा है कि ये इमेजिंग सेंटर है ये बेटर है, ये इमेजिंग सेंटर है उतनी बेटर नहीं है? क्या रेडियोलॉजिस्ट की जो क्वालिफिकेशन है उस पर डिपेंड करता है, या कोई और वजह? क्वालिफिकेशन, देखिए ज्यादातर जगह हमारे जो भी डिग्रियां हैं, MD है, DNB है, DMRD है, व्हाटएवर इट इज, जो भी डिफरेंस आता है वो आता है हाउ मच एफर्ट वी आर पुटिंग इन बाय यूटिलाइजिंग दोज मशीन्स, how much time we are giving per patient, and are we looking through all the records very keenly, and are we involving in a discussion with the clinician जिसने उस patient को भेजा है कि भाई मैं ये पर्चा देख रहा हूँ, इनका ये पुरानी है, बट ऐसा नहीं हुआ, आज मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि इनका CT स्कैन करना चाहिए, या इसी तरह के और so many things। सो जितना हम एफर्ट डालते हैं उसको बारीकी को खोजने में, उस क्या कहना चाहिए क्लिनिको रेडियोलॉजिकल कोनोड्रम को उधेड़ने में, उतना हम अच्छा अचीव पाते हैं अपने आप को रिपोर्ट के पास। तो वही रिपोर्ट आपकी इमेज क्रिएट करती है सराउंडिंग्स में, डॉक्टर्स में भी, इवन पेशेंट्स में भी। तो वो फिर पेशेंट एंड वर्ड ऑफ माउथ से हो जाता है, नहीं वहां जाइए, वहां बहुत अच्छा काम होता है। दैट्स हाउ। एंड आपके जो क्लिनिशियन हैं वो दे आर सो डिपेंडेंट
एक सर्जन है वो एब्डोमेन खोलने जा रहा है आपकी रिपोर्ट पे, हाँ एग्जैक्टली। तो अगर आपने अच्छा काम किया है, आपने बहुत मेहनत से उसको, अपेंडिसाइटिस है तो कहाँ कलेक्शन है, कहाँ फोड़ा है, क्या है, कैसे है, सब चीजें अच्छे से लिखी है रिपोर्ट में, और उसको वैसे ही मिलेगा तो ही विल बी सो कॉन्फिडेंट, ही विल सेंड टू यू नेक्स्ट पेशेंट, ही विल बी कॉन्फिडेंट, ही विल से दैट मुझे कोई टेंशन नहीं होती अगर मैं यहाँ से रिपोर्ट आती है तो। और अगर आपने कुछ उसके अंदर वो कर रखा है, अच्छे से नहीं कर रखा है, केयरलेसली किया है, या आपने उतना एफर्ट नहीं लगाया, तो उतने अच्छे आपके प्रेडिक्शंस नहीं होंगे, और उस पेशेंट का केस भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। वो सर्जन डॉलरम में आ जाएगा, सर्जन या क्लिनिशियन उसको, तो इट इज एवरीबडी इज सो डिपेंडेंट ऑन दिस, ट्रू। सो वी हैव टू पुट द ऑल द एफर्ट, और पढ़ाई भी कराती है। हाँ इट इज रेडियोलॉजी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच, बिकॉज इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। व्हाई आई एम सेइंग चैलेंजिंग, कि अभी अगर मैं अल्ट्रासाउंड पे पेट की बीमारी देख रहा हूँ, थोड़ी देर में चेस्ट सीटी पे चेस्ट की बीमारी देख रहा हूँ, थोड़ी बहुत ब्रेन सीटी पे ब्रेन की बीमारी देख रहा हूँ, नेक के, तो और हर कंसल्टेंट जगह का कंसल्टेंट, जो पेट का है, जो नेक का है, जो ब्रेन का है, जो कहीं और का, वो मुझसे एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे सारी नॉलेज होनी चाहिए जो उसके सब्जेक्ट की है, तभी तो मैं उनके लेवल की रिपोर्ट क्रिएट कर पाऊंगा। करेक्ट। तो इसीलिए ये चैलेंजिंग है, इसीलिए इंटरेस्टिंग। ओके सो मूविंग ऑन, अगर हम सिर्फ जैसे आपने थ्रू आउट द कन्वर्सेशन अभी तक हर एक चीज में आपने एक बार डूज एंड डोंट्स बताए हैं, मतलब एग्जैक्टली क्लियरली ये नहीं कहा है कि ये करो ये नहीं करो, बट वो डूज एंड डोंट्स मेंशन किए हैं आपने। बट अगर मैं अब आपसे बोलूं कि आप मुझे एक लिस्ट बता के दीजिए कि अगर आप ये टेस्ट कंडक्ट कोई करवाने जा रहा है, या अगर कोई डायग्नोस्टिक सेंटर ये टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, तो इन दोनों ही केसेस में क्या कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है? देखिए, जहां तक डायग्नोस्टिक सेंटर्स का सवाल है, वी ऑल कम इन AERB रेगुलेशंस, और CMO के यहाँ से भी डायरेक्टिव्स होते हैं, तो वी वर्क इन फिक्स्ड डायरेक्टिव्स। तो हमारे जो रूम साइजेस हैं, हमारे जो वॉल की थिकनेस है, वहाँ पे लेड ग्लासेस हैं, लेड डोर्स हैं, साइन ऑफ दैट रेडिएशन का बना रहता है, वो सब करना मैंडेटरी है। तो हम तो जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, दे विल ऑल बी फॉलोइंग ऑल दोस, क्योंकि तभी आपको लाइसेंसिंग होगी, तभी आप वहाँ करने के लिए परमिशन मिलेगा आपको, तो सभी कर रहे हैं। पेशेंट्स के लिए डूज एंड डोंट्स में वही है कि रेडिएशन के बिना, मतलब इस मिथ से, इस सो कॉल्ड भौकाल से डरे ना कि भाई ये रेडिएशन है। रेडिएशन तो थोड़ा बहुत है, बट वो बहुत काम की मशीन है जहाँ पे उनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही अल्ट्रासाउंड के लिए जो 2-3-4 बातें बताई हैं कि पानी पीना है, कैसे वेट करना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है ना। जैसे हम अपने किसी और सर्जन उसको दिखाने जाते हैं, मान लीजिए हम आई चेकअप के लिए जाते हैं, आप अगर, आई डोंट नो इफ यू हैव गॉन थ्रू इट, आप 7-8 तरह की मशीनों से आप गुजरते हैं, एंड आपका जो टोटल पीरियड होता है वहाँ पे 2 आवर्स भी हो जाता है, 3 आवर्स भी हो जाता है। तो अगर हम वहाँ उतना टाइम दे सकते हैं तो अल्ट्रासाउंड पे क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि अल्ट्रासाउंड आपको एक प्रोबेबल डायग्नोसिस दे रहा है। आपको पता नहीं कि आपको लिवर में फोड़ा है, पता चला कि वहां से डायग्नोज हो, बना फूट जाता, सो मेनी थिंग्स। सो वी शुड इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी महत्वता को समझना चाहिए, समय देना चाहिए। वहाँ पे जो भी स्टाफ है, जो डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको सीरियसली लेना चाहिए। ओके ठीक है डॉक्टर माने, एक आखिरी सवाल आपसे कि जैसे डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आपको फुल बॉडी चेकअप साल में एक बार तो एटलीस्ट करा ही लेना चाहिए, तो क्या ये जो स्कैन्स हैं क्या ये भी इंसान को साल में एक बार करा लेना चाहिए, या फिर जब जरूरत पड़े सिर्फ तभी जाएं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थोड़े से प्रोटोकॉल्स हैं कहीं कहीं तो, और फुल बॉडी चेकअप भी क्या होता है कि एक पैथोलॉजी टेस्ट के, ब्लड टेस्ट वगैरह के पैकेजेस बनाए होते हैं, हमने भी बनाया हुआ बना इमेजिंग पे, तो उसमें जो है बहुत सारे टेस्ट जो कि एक सर्टेन एज ग्रुप के बाद रिलेवेंट हो जाते हैं, तो वो पेशेंट को हम एक लो कॉस्ट पे दे देते हैं, सो दैट उनके वो जनरल चेकअप हो जाए, और हमारा जो है उसमें उनको एक अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट मिल जाए। इसके अलावा अगर हम ये सोचें कि साल में हम एक बार CT स्कैन कराएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। बट यस, आफ्टर ए सर्टेन एज अल्ट्रासाउंड हमें करा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे मेल्स का प्रोस्टेट है,
फीमेल्स का मेमोग्राफी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, तो 40 इसी years के तरह ऊपर कराना चाहिए। प्रोटोकॉल्स हैं कि किस एज ग्रुप में क्या चीजें जरूरी हैं जो स्क्रीनिंग की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। ओके ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर भाना हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर किए हैं, काफ़ी सारे मिथ्स हैं जो आपने ब्रेक किए हैं। एंड अक्सर लोग डर जाते हैं कहीं भी जहाँ पे एक्सरेज और रेडिएशन की बात आती है, बट एक्चुअल में इतनी डरने की बात नहीं है। मशीन्स अगर बनाई गई हैं या टेस्ट अगर रेकमेंड किए जा रहे हैं तो पूरे प्रोटोकॉल्स लिए जा रहे हैं, ध्यान से वो किए जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड ये कन्वर्सेशन एंड करने से पहले ये एक सोविनियर है हमारे स्पॉन्सर्स के तरफ से, प्रोडिजी प्रो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनके तरफ से। थैंक यू। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एंड आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ में, हमारे प्रीवियस एपिसोड्स देखिए और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए भी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।